नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। यूपीपीसीएस 2024 के लिए हमने क्लासेस को अभी से स्टार्ट कर दिया है और इस क्रम में हम सबसे पहले अपनी एनसीईआरटीज़ को कवर कर रहे हैं। एनसीईआरटी में अभी सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स विषय को पढ़ रहे हैं, अर्थशास्त्र विषय को पढ़ रहे हैं। 9th क्लास की एनसीईआरटी आप यहाँ पर देख रहे हैं, जिसका एक पार्ट मैंने आपको पहले प्रोवाइड करा दिया है। उस पार्ट में हमने पालमपुर गांव की कहानी नामक अध्याय के माध्यम से प्रोडक्शन यानी जो उत्पादन होता है उसके मूलभूत अवयवों को समझने का प्रयास किया था। उत्पादन की मूल अवधारणा को हमने पिछले अध्याय में समझा था। ये दूसरा अध्याय है जिसका नाम है संसाधन के रूप में लोग यानी पीपल एज अ रिसोर्स। कोई भी देश है, कोई भी राष्ट्र है, उस देश में बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, उसमें बहुत सारे संसाधन होते हैं, जिसमें से कुछ फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं यानी भौतिक संसाधन और प्राकृतिक संसाधन। यहाँ पर प्रमुख रूप से बात होगी मानव संसाधन के रूप में। मानव, जितने भी मानव यानी मानव तो हम सभी लोग हैं ही, किसी भी देश की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है या उस देश में रहने वाले जो लोग हैं, प्रश्न ये उठता है कि वे सारे लोग या वह समस्त जनसंख्या एक रिसोर्स कही जा सकती है, संसाधन कही जा सकती है और अपने देश के निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में क्या अपना कोई कंट्रीब्यूशन दे सकती है? अगर नहीं दे सकती तो उसको किस तरीके से रिसोर्स के रूप में डेवलप किया जा सकता है? इन चीज़ों के बारे में मेनली हम इस चैप्टर में बात करेंगे। तो देखिए, मानव तो हम सभी हैं ही, ठीक है, ह्यूमन है। तो हम सभी ह्यूमन क्या अपने देश के लिए रिसोर्सेज हैं? अगर नहीं है तो हम अपने देश के लिए रिसोर्सेज कैसे बन सकते हैं? तो देखिए, किसी भी देश की जो पॉपुलेशन होती है सर, किसी भी देश की जो पॉपुलेशन होती है, अगर उस पर इन्वेस्टमेंट किया जाए, इन्वेस्टमेंट किस चीज़ में किया जाए? उनको एजुकेट किया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए, प्रशिक्षण दिया जाए, उनके स्वास्थ्य पर काम किया जाए, उनको एक अच्छा स्वास्थ्य प्रोवाइड कराने के लिए हमारा जो हेल्थ स्ट्रक्चर है, हमारा जो स्वास्थ्य ढांचा है उसको विकसित किया जाए, तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो ह्यूमन कैपिटल बन जाएगी यानी मानव पूंजी बन जाएगी। मानव तो हम सभी हैं ही, क्या हम मानव पूंजी कहलाने लायक हैं? क्या हम मानव पूंजी के रूप में ट्रीट किए जा सकते हैं? तो इसका सीधा सा मतलब आप यहाँ से समझ गए होंगे कि किसी भी देश की पॉपुलेशन, किसी भी देश के लोग, किसी भी देश के नागरिक अगर वे शिक्षित नहीं हैं, अगर वे किसी भी चीज़ में प्रशिक्षित नहीं हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो सामान्य सी बात है कि वे लोग अपने देश के निर्माण में किसी भी प्रकार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएंगे। यानी मानव जो है वो मानव रिसोर्स के रूप में कब काम कर सकता है? जब उसको एजुकेट किया जाए, जब उसको ट्रेंड किया जाए, जब उसका स्वास्थ्य अच्छा हो। ठीक है, कोई भी अस्वस्थ व्यक्ति, कोई भी अशिक्षित व्यक्ति, कोई भी अनस्किल्ड पर्सन अपने देश के लिए ह्यूमन कैपिटल के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता है। मानव पूंजी कौशल और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। आप सभी लोगों के अंदर एक क्षमता है, हम सभी लोगों के अंदर बहुत सारी क्षमताएं हैं। वो क्षमताएं क्या हैं? अगर उन क्षमताओं का हम प्रयोग करें तो हम क्या कर सकते हैं? ज्ञान का प्रसार कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन ये प्रोडक्शन तब तक हम नहीं कर सकते जब तक हमारे अंदर कोई ना कोई स्किल नहीं होगी। ठीक है, तो मानव पूंजी में एक अपने अंदर स्टॉक होता है, उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक होता है। ठीक है, तो वो स्टॉक तभी बाहर निकल करके आ सकता है जब उनको किसी भी तरह की कोई स्किल दी जाएगी। तो यहाँ से आप समझ पा रहे हैं, एक सामान्य व्यक्ति जिसका कोई भी एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है, वो कोई भी चीज़ जानता नहीं है, किसी भी काम को करने में वो सक्षम नहीं है, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है, तो वह क्या अपने देश के लिए मानव पूंजी के रूप में देखा जा सकता है? नहीं देखा जा सकता। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि लोग जो हैं वो संसाधन की तरह काम करते हैं और लोगों को संसाधन के रूप में तभी देखा जा सकता है जब लोग शिक्षित होंगे, ट्रेंड होंगे, ठीक है, और उनके अंदर कोई ना कोई स्किल होगी। उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना हमारा जो जीएनपी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, उसके सृजन में उनकी योगदान की क्षमता पर बल देता है। ठीक है, यानी अगर हम अपनी जो पॉपुलेशन है उसको किसकी दृष्टि से देखें? प्रोडक्शन की दृष्टि से देखें, उत्पादक पहलू के परिप्रेक्ष्य में अगर उसको देखें तो वो क्या कर सकता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है हमारा, उसमें उनका जो सृजन है, उसका योगदान कितना है, उसकी जो कैपेसिटी है उस पर बल देता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद यहाँ पे क्या है? मैंने आपको 2023 का जो पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए मैंने आपको इकोनॉमिक्स की एक सीरीज़ पढ़ाई थी और उस सीरीज़ में मैंने आपको इन सारी चीज़ों के बारे में, इन सारे टर्म्स के बारे में बताया था। जीएनपी क्या होती है, जीडीपी क्या होती है, वगैरह वगैरह, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा आइडिया आप यहाँ से इस चीज़ का ले सकते हैं।
सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? जैसे किसी भी देश के नागरिक, ठीक है, किसी भी देश के नागरिक अपने देश में या दूसरे देश में, किसी भी देश के नागरिक अपने देश में या दूसरे देश में 1 वर्ष के अंदर जितनी भी सर्विसेज का, जितनी भी वस्तुओं का प्रोडक्शन करते हैं, उनका जितना भी मौद्रिक मूल्य होता है वो जीएनपी कहलाता है उस देश की। एक बार फिर से समझिए, कोई भी देश का नागरिक, जैसे आप अपना ही उदाहरण लीजिए, आप हैं या मैं हूँ, तो मैं या तो अपने देश में किसी सर्विस का प्रोडक्शन कर रहा हूँ या किसी वस्तु का प्रोडक्शन कर रहा हूँ, या कोई और व्यक्ति है वो अपने देश के साथ साथ में बाहर के किसी देश में सर्विस या किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा है, तो उस सर्विस या उस वस्तु या उस सामान की जितनी कीमत होगी 1 वर्ष के अंदर, वो क्या कहलाएगी? हमारी जीएनपी कहलाएगी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाएगी। मानव पूंजी भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ होती है, ऐसा एनसीईआरटी हमको बता रही है। जो मानव के रूप में हमारे पास पूंजी है, हम लोग जो मानव पूंजी हैं, हम भौतिक पूंजी और भूमि से श्रेष्ठ हैं। क्यों श्रेष्ठ हैं? एक जनरल सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है कि देखिए भूमि है, क्या अगर कोई व्यक्ति भूमि पर काम नहीं करेगा या भूमि पर काम करने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा तो भूमि अपने आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर देगी? नहीं करेगी। मानव पूंजी इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि मानव पूंजी के द्वारा ही भूमि और भौतिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। मानव पूंजी के द्वारा ही यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, किसका? भूमि और भौतिक पूंजी का। और यहाँ से एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि भूमि और भौतिक पूंजी कैन नॉट बी यूज्ड ऑन इट्स ओन। भूमि हो चाहे कोई भौतिक पूंजी हो, ये अपने आप खुद को प्रयोग नहीं कर सकती हैं। इन पर काम करने के लिए, इनसे फ़ायदा लेने के लिए, इन पर कोई भी कह सकते हैं काम करने के लिए, इनसे किसी भी तरह का कोई प्रोडक्शन लेने के लिए मानव को काम करना पड़ेगा। इसलिए मानव पूंजी भूमि और भौतिक पूंजी से क्या है? श्रेष्ठ है। कोई पेड़ है, उस पेड़ पर मान के चलिए फल लग रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो फल अपने आप टूट करके किसी दूसरे व्यक्ति के पास चले जाएंगे। उसको, पेड़ को उगाने के लिए भी या पेड़ पर फल लगाने के लिए भी, या उसका कह सकते हैं एक तरह से पेड़ को भी बच्चे की तरह पोषण दिया जाता है, उस पोषण को देने के लिए भी किसी न किसी आदमी की ज़रूरत होगी। ठीक है, भूमि पर फसल उगाने के लिए किसी न किसी आदमी की ज़रूरत होगी। तो इन सारी चीज़ों को, जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये तब तक काम की नहीं है जब तक इनसे प्रोडक्शन लेने के लिए, इनसे फ़ायदा लेने के लिए कोई मानव पूंजी हमारे पास नहीं है। तो मानव पूंजी भूमि और भौतिक पूंजी दोनों से क्या है? श्रेष्ठ है। यहाँ से आप और अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझ पाएंगे। हम जैसे ह्यूमन कैपिटल की बात कर रहे हैं, मानव पूंजी की बात कर रहे हैं, तो मानव पूंजी में अगर इन्वेस्ट किया जाए, किसका इन्वेस्ट किया जाए? एजुकेशन, हेल्थ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल ट्रेनिंग, साइंटिफिक रिसर्च। कोई भी व्यक्ति है, उसको एजुकेशन दी जाए, उसको अच्छा स्वास्थ्य दिया जाए, उसको आधुनिक प्रौद्योगिकी के द्वारा, आधुनिक तकनीकी के द्वारा प्रशिक्षित किया जाए, औद्योगिक और कृषि क्षेत्र में उसको प्रशिक्षण दिया जाए, साइंटिफिक रिसर्च की जाए, तो जो ह्यूमन कैपिटल है वो क्या बन जाएगा? एक प्रोडक्टिव एसेट बन जाएगा, यानी उत्पादक परिसंपत्ति बन जाएगा। यानी वो चीज़ों से उत्पादन करना सीख जाएगा, उत्पादन करना समझ जाएगा। ठीक है, अगर किसी भी व्यक्ति को ना तो एजुकेशन दी जा रही है, ना उसको अच्छा स्वास्थ्य दिया जा रहा है, ना ही उसे तकनीक का ज्ञान है, ना ही उसको औद्योगिक रूप से किसी चीज़ की जानकारी है, ना ही उसको कृषि के बारे में कोई जानकारी है, ना ही उसको कृषि से जुड़ा हुआ कोई प्रशिक्षण दिया गया है, तो क्या वह उत्पादक परिसंपत्ति बन सकता है? प्रोडक्टिव एसेट बन सकता है? नहीं बन सकता। तो उसके लिए इन सारी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी होगा, आवश्यक होगा। आप खुद अपने ऊपर एग्जाम्पल लेकर के चलिए। आप किसी फैक्ट्री को चला रहे हैं, आप किसी कंपनी को चला रहे हैं, क्या आप अपनी फैक्ट्री में, अपनी कंपनी में ऐसे व्यक्तियों को रखना पसंद करेंगे जो अशिक्षित हैं, मतलब पढ़े लिखे ही नहीं हैं, उनका स्वास्थ्य खराब है, किसी को टीबी हो रही है, ठीक है, किसी के लंग्स खराब हैं, किसी का एक पैर उखड़ा हुआ है, तो ऐसे लोगों को अपनी फैक्ट्री में या अपनी कंपनी में आप काम करवाएंगे? उनको तकनीक का ज्ञान नहीं है, उनको औद्योगिक रूप से किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं है। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। किसी न किसी चीज़ की स्किल, किसी न किसी चीज़ की ट्रेनिंग व्यक्ति को दी जानी चाहिए, और उस तकनीकी प्रशिक्षण के बाद में या उस स्किल को अपनाने के बाद में ही वह प्रोडक्टिव एसेट के रूप में काम कर सकता है, उत्पादक परिसंपत्ति के रूप में कार्य कर सकता है और अपने देश के निर्माण में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है। अब इसके बाद में बात करते हैं पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में। तो जितने क्रियाकलाप आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो जब मैंने आपको ज्योग्राफी पढ़ाई थी एनसीईआरटी की 6 to 12, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें वैसे एक बार आपको बता दी हैं, लेकिन फिर भी समझ लीजिए।
तो पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप मुख्य रूप से 3 भागों में बटे हुए हैं, जहाँ पर पुरुष महिलाएं काम करती हैं। एक हो गया आपका प्राइमरी सेक्टर, एक आपका सेकेंडरी सेक्टर, आपका एक टर्सरी सेक्टर, यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, क्रियाकलापों के रूप में आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीयक क्रियाकलाप और तृतीयक क्रियाकलाप। प्राथमिक क्रियाकलापों में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? कृषि, एग्रीकल्चर, वानिकी यानी फॉरेस्ट्री, पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री। वैसे मैंने देखिए आप लोगों में से ये कहा गया था कि सर बाइलिंगुअल पढ़ाने की कोशिश कीजिए, तो मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे इसको और सुधारूंगा ताकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों को ही यहाँ से लाभ मिल सके। तो पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री, मत्स्य पालन यानी फिशरीज, मुर्गी पालन यानी पोल्ट्री और खनन यानी माइनिंग, ये सभी जो क्रियाकलाप हैं ये प्राथमिक क्रियाकलाप हैं। सेकेंडरी क्रियाकलाप जो हैं उसमें मुख्य रूप से आते हैं मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई चीज़ें, विनिर्माण से जुड़ी हुई चीज़ें। अब तीनों को कह सकते हैं कि रिलेट करते हुए चीज़ों को हम समझेंगे। देखिए प्राथमिक क्षेत्र जो होता है ये द्वितीय क्षेत्र से किस प्रकार संबंधित है। द्वितीय क्षेत्र में आप देख पा रहे हैं कि किसका काम हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है, चीज़ों के निर्माण की प्रक्रिया यहाँ पे चलती है सेकेंडरी क्षेत्र में, द्वितीय क्रियाकलापों में। तो द्वितीय क्रियाकलापों में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, चीज़ों का निर्माण होता है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल तो चाहिएगा, कोई ना कोई पदार्थ तो चाहिएगा। जब आपको कोई सामान दिया जाएगा तभी तो आप कुछ बनाएंगे। जैसे मान करके चलिए आपको मिट्टी के बर्तन बनाने, तो मिट्टी के बर्तन आपको बनाने हैं तो उसके लिए आपको मिट्टी चाहिए। जैसे आपको रोटी बनानी है तो उसके लिए आपको आटा चाहिए। तो रॉ मटेरियल कुछ तो चाहिएगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए यानी द्वितीय क्रियाकलापों के लिए जो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल जो होता है, वो कहाँ से प्राप्त होता है? प्राथमिक क्रियाकलापों से या प्राथमिक क्षेत्र से। ठीक है, तो चाहे कृषि हो गई, चाहे फॉरेस्ट्री हो गई, चाहे एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन हो गया, चाहे मत्स्य पालन हो गया, चाहे पोल्ट्री मुर्गी पालन हो गया, चाहे माइनिंग हो गई, ये सारी चीज़ों के क्रियाकलापों के बाद में कुछ रॉ मटेरियल हमको प्राप्त होता है। और वो रॉ मटेरियल कहाँ पे यूज़ किया जाता है? द्वितीयक क्षेत्र में यूज़ किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, विनिर्माण के लिए। और तृतीयक क्षेत्र में क्या होता है? ये मुख्य रूप से सर्विस सेक्टर होता है, सेवा क्षेत्र होता है। ठीक है, ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया था कि तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो इसको सेवा क्षेत्र कहा जाता है। अब जनरली एक सामान्य सी बात आप यहाँ से समझें कि आपको रॉ मटेरियल मिल गया, कच्चा माल आपको मिल गया, कच्चे माल से आपने चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग कर दी, विनिर्माण कर दिया, नई नई चीज़ें आपने बना दी। अब ये नई नई चीज़ें क्या एक ही जगह पर रखी रहेंगी तब इससे काम होगा, या इनको लोगों तक पहुँचाया जाएगा? ठीक है, या तो अपने देश में पहुंचाया जाएगा या फिर किसी पार्टिकुलर स्थान से अलग अलग देश के अलग अलग भागों में इसको पहुंचाया जाएगा, या देश से बाहर पहुंचाया जाएगा। तो उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी? व्यापार की क्रियाएं होनी, उसके बाद ट्रांसपोर्ट होना। ठीक है, ट्रांसपोर्ट यानी बिना ट्रांसपोर्ट के, परिवहन के आप चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते हैं। तो व्यापार हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन यानी संचार के साधनों की आवश्यकता पड़ेगी। जब पैसा होगा, चीज़ों की सेल होगी, तो बैंकिंग की ज़रूरत पड़ेगी, लोगों को इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ेगी, एजुकेशन, हेल्थ या पर्यटन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। और तृतीय क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो ये 3 प्रकार के क्रियाकलाप हैं जिनमें पुरुष और महिलाएं आर्थिक रूप से अपनी क्रियाएं करते हैं। आशा करता हूँ ये वाला जो सेक्टर है आपको समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी हमको बता रही है कि तृतीय क्रियाओं को आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एनसीईआरटी बता रही है कि तृतीय क्रियाओं को हम आर्थिक क्रियाओं के रूप में देखते हैं। और आर्थिक क्रियाएं 2 तरह की होती हैं। 2 तरह की कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं होती हैं? एक होती है आपकी बाजार क्रियाएं और एक होती है गैर बाजार क्रियाएं। ठीक है, मार्केट एक्टिविटीज़ और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़, इनमें दोनों में अंतर क्या है? मुख्य अंतर क्या है, क्या फ़र्क है इनमें? तो बाजार क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिनमें जो भी काम किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? वेतन के लिए या लाभ के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है? सरकारी सेवा या वस्तु और सेवाओं का प्रोडक्शन होता है, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है। और वो उत्पादन या क्रिया जो होती है वो किसके लिए होती है? मूल रूप से लाभ कमाने के उद्देश्य से या वेतन प्राप्त करने के उद्देश्य से। गैर बाजार क्रियाओं में भी यही काम होता है, लेकिन वहाँ पर काम छोटे लेवल पर होता है। यानी यहाँ से जो प्रोडक्शन होता है, यहाँ से जो चीज़ों का उत्पादन होता है वो अपने स्वयं के उपभोग के लिए होता है, मतलब छोटे लेवल पर होता है। और बाजार क्रियाओं में बड़े लेवल पर होता है, वहाँ पर मुख्य उद्देश्य प्रोडक्शन का क्या होता है? वेतन या लाभ कमाना। ठीक है, परिवार में महिला और पुरुषों के बीच में श्रम विभाजन की बात करते हैं। वैसे आप देखते हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए, चाहे शहरी क्षेत्र की बात की जाए, परिवार में महिला एवं पुरुषों में श्रम विभाजन देखने को मिलता है। जनरली जो महिलाएं होती हैं वो घरेलू कार्य करती हैं। ठीक है, गृहिणी के रूप में कार्य करती हैं। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है समझने की कि जो महिलाएं घरेलू कार्य कर रही हैं तो उस कार्य के लिए उनको किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं दिया जा रहा।
उनको किसी भी पैसे का भुगतान नहीं किया जा रहा। तो ये जो काम है इनका, महिलाओं का जो काम है, घरेलू कार्य जो है, इसका हमारी जो नेशनल इनकम में उसमें किसी भी प्रकार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, हमारी राष्ट्रीय आय में ये किसी भी प्रकार का योगदान नहीं दे रही है। अब आप ये मत समझना कि भाई मैं यहाँ पर वो कहते हैं ना लैंगिक विभेद कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैं आपको चीज़ें धीरे धीरे समझाऊंगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। अब धीरे धीरे स्थितियाँ बदल रही हैं, महिलाएं घरेलू कार्य की तो कर ही रही हैं, इसके साथ साथ में पुरुषों की बराबरी पर भी काम कर रही हैं। जैसे अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया, भैया टॉप महिला ही रही है, तो वो चीज़ें छोड़िए, वो एक अलग चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरे परिप्रेक्ष्य में ये चीज़ों की बात हो रही है। तो ग्रामीण क्षेत्र में जैसे महिलाएं हैं वो घरेलू कार्य कर रही हैं, घरेलू कार्य का उनको पैसा नहीं मिलता है, और पैसा उनको नहीं मिल रहा है तो नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो पुरुष काम करते हैं वो खेती से जुड़े हुए काम करते हैं, ठीक है। और खेती से जुड़े हुए काम करते हैं तो दो तरीके से काम होंगे खेती से जुड़े हुए, या तो अपने खेत में होगा, यानी या तो वो अपनी खुद की खेती करेगा, अगर खुद की खेती नहीं कर रहा है तो किसी दूसरे की खेती में काम करेगा, ठीक है। तो जब वो काम करेगा पुरुष तो उससे क्या होगा, पैसा मिलेगा, यानी किसी दूसरे के खेत में काम करेगा तो उसको पैसे का भुगतान दूसरा व्यक्ति करेगा, और अपने खेत में काम करेगा तो जो प्रोडक्शन होगा उसके खेत से उससे वो पैसा कमाएगा, ठीक है। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारी नेशनल इनकम में है, यानी पुरुष जो काम करते हैं उसका हमारी राष्ट्रीय आय में सीधा सीधा योगदान होता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सभी महिलाएं घरेलू कार्य ही करती हैं या सभी महिलाएं जो है हमारी राष्ट्रीय आय में कंट्रीब्यूशन नहीं करती हैं। देखिए यहाँ पर कोई भी, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कमेंट कर देंगे इसी पे कि साहब आप महिलाओं को जो है कम करके आंक रहे हैं। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, मैं केवल वो चीज़ें बता रहा हूँ जो एनसीईआरटी में दे रखी हैं, ठीक है। तो महिला जो है वो घरेलू कार्य करती हैं, पैसे का भुगतान उनको नहीं होता है नेशनल इनकम में। अगर घरेलू कार्य महिला कर रही है तो यहाँ पर वह राष्ट्रीय आय में योगदान नहीं दे रही है। अगर वही महिला अच्छी एजुकेटेड है, अच्छी स्किल्ड है, हर चीज़ में जो है हर चीज़ किसी न किसी चीज़ में अगर उसको क्या है कोई दक्षता हासिल है तो उस हिसाब से वो कोई काम कर रही है, कहीं पर जॉब कर रही है, सर्विस कर रही है, तो उसका वो वाला जो पैसा होगा वो नेशनल इनकम में काउंट होगा। घरेलू कार्य नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता है, मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे श्रम बाजार जो हमारा होता है, श्रम बाजार में इनकम का निर्धारण किस तरीके से होता है, शिक्षा और कौशल के आधार पर होता है, जाहिर सी बात है, ठीक है। जो व्यक्ति जितना एजुकेटेड होगा, जो व्यक्ति जितना अलग अलग कौशलों में दक्ष होगा, अलग अलग तरह की स्किल्स उसे आती होंगी, उसको उसी के आधार पर इनकम मिलेगी, ठीक है। तो श्रम बाजार में आय का निर्धारण शिक्षा और कौशल के आधार पर होगा। और जनरली ये देखा गया है कि सामान्य रूप में जो मजदूरी के काम होते हैं उनमें महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कम पारिश्रमिक मिलता है, ठीक है। लेकिन वही महिला जब एजुकेटेड होती है, स्किल होती है, अलग अलग जो है दक्षताएं उसके अंतर्गत आ जाती हैं, तो वो पुरुषों के समान वेतन पाती है, ठीक है। तो ये कुछ ढांचा है जो पुराना ढांचा है जो चला आ रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से देखने को मिलता है। तो ये वहीं पर है, महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कम वेतन दिया जाता है। जनसंख्या की गुणवत्ता, ठीक है, अगर जितनी भी पॉपुलेशन है किसी भी देश की, अगर वो क्वालिटेटिव है, उसके अंदर क्वालिटी है, तो वो क्वालिटी किस पर निर्भर करेगी, क्वालिटी निर्भर करेगी साक्षरता दर पर, ठीक है। जिस देश के लोग जितने साक्षर होंगे, जितने ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, जनसंख्या उतनी ही गुणवत्तापूर्ण होगी। जीवन प्रत्याशा से निरूपित स्वास्थ्य, उनका स्वास्थ्य स्तर अच्छा होगा, जीवन प्रत्याशा जो है ज़्यादा वर्ष की होगी तो जनसंख्या क्वालिटेटिव कहलाएगी। इसके अलावा लोग जो है स्किल्ड होंगे, लोगों में अलग अलग तरह के कौशल होंगे, तो उस देश की जनसंख्या को जो है गुणवत्तापूर्ण कहा जाएगा। तो यहाँ से दो चीज़ें आपको पता चलेंगी कि किसी भी देश की जनसंख्या की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो किस पर निर्भर करती है, एजुकेशन पर, हेल्थ पर और स्किल पर, ठीक है। ये तीन चीज़ें हैं, तो जनसंख्या गुणवत्तापूर्ण है। और जनसंख्या अगर गुणवत्तापूर्ण है तो देश में, हमारे देश के निर्माण में इसका क्या कंट्रीब्यूशन है, तो ये देश की ग्रोथ रेट का निर्धारण करती है। देखिए यहाँ पर अगर आप समझेंगे, किसी भी देश की जनसंख्या ऐसी है जो कि ज़्यादातर लोग उसमें कैसे हैं, बिना पढ़े लिखे हैं, उनको किसी भी प्रकार का कोई कौशल नहीं आता है, ऊपर से उनका स्वास्थ्य भी खराब है, लोग बीमार रहते हैं, लोगों को अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, कुपोषित लोग हैं, तो क्या उस देश के लोग देश की ग्रोथ रेट में किसी भी प्रकार का कोई कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे, जाहिर सी बातें नहीं दे पाएंगे। तो जनसंख्या की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है, एजुकेशन पर, हेल्थ पर और स्किल पर। इसके अलावा जनसंख्या अगर गुणवत्तापूर्ण होगी तो वो देश की ग्रोथ रेट का निर्धारण करेगी। आगे देखते हैं एजुकेशन। एजुकेशन से क्या होता है, राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि होती है।
ठीक है। जितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे तो सर्विस सेक्टर में काम करेंगे, अपने देश में भी काम करेंगे, अपने देश से बाहर भी काम करेंगे, नई नई चीज़ों को इन्वेंट करेंगे, तो इससे कहीं ना कहीं हमारी नेशनल इनकम पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो राष्ट्रीय आय और हमारी जो कल्चरल समृद्धि है उसमें वृद्धि किसके द्वारा होती है? शिक्षा के द्वारा होती है। इसके साथ साथ हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उसके कार्य करने की क्षमता में वृद्धि भी एजुकेशन के द्वारा होती है। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं इतिहास में। शिक्षा पर योजना के रूप में एक योजना बना करके सबसे पहले जो परिव्यय किया गया था, जैसे हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो आज़ादी के बाद में क्योंकि इतना समृद्धि हमारे पास नहीं थी, इतना पैसा भी हमारे पास नहीं था, तो यहाँ पर एक तुलनात्मक अध्ययन आप देखेंगे कि पहली पंचवर्षीय योजना जो स्टार्ट करी गई थी उसमें शिक्षा पर जो व्यय किया गया था 151 करोड़ था ऑल ओवर इंडिया के लिए। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरता गया हमने थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस किया, हमने इंडस्ट्री लगाई, हमने अपने देश की तरक्की में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, योगदान दिया। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के समयकाल तक जब हम आते हैं तो ये जो शिक्षा पर परिव्यय था ये कितना ज़्यादा बढ़ जाता है, 3766.90 करोड़ रुपए। ठीक है। तो यहाँ पर एक तुलनात्मक चीज़ दिखाई गई है कि पहली पंचवर्षीय योजना में एजुकेशन पर जो व्यय किया गया था वो 151 करोड़ था और 11वीं पंचवर्षीय योजना के आने तक 3766.90 करोड़ रुपए जो है शिक्षा पर परिव्यय किया गया। क्योंकि गवर्नमेंट को भी ये बात समझ में आने लगी, लोगों को भी ये बात समझ में आने लगी कि जब तक पॉपुलेशन एजुकेटेड नहीं होगी, जब तक पॉपुलेशन को शिक्षा नहीं दी जाएगी, उनको जानकारी ज्ञान उनको नहीं दिया जाएगा, तब तक हम अपने देश का विकास नहीं कर सकते। एक और एग्जाम्पल आप यहाँ से देखेंगे कि 1951-52 में जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है जीडीपी का कितना परसेंट खर्चा शिक्षा पर किया जाता था? तो 0.64%। और था भी नहीं पैसा। 51-52 में कहाँ से पैसा था इंडिया के पास में, कहाँ से पैसा खर्च करते? तो जीडीपी का केवल 0.64% ही एजुकेशन पर व्यय होता था और ये धीरे धीरे बढ़ते हुए 2015-16 में जीडीपी का 3% तक पहुँच गया। लिटरेसी रेट की बात करते हैं। 1951-52 में जो लिटरेसी रेट थी, साक्षरता दर थी इंडिया की, वो 18% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार में ये जो साक्षरता दर है बढ़ करके 74% हो गई। लेकिन यहाँ पर कुछ विभिन्नताएं भी देखने को मिलती हैं। भिन्नताएं क्या हैं कि पुरुषों में जनरली देखा गया है महिलाओं की अपेक्षा जो लिटरेसी रेट है वो अधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार। इसके अलावा एक और भिन्नता देखने को मिलती है कि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरों में लिटरेसी रेट ज़्यादा है। और ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरों में कितना परसेंट जो है लिटरेसी रेट ज़्यादा है? तो वो 16% लिटरेसी रेट ज़्यादा है। लोगों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, एजुकेशन सिस्टम से जोड़ने के लिए सरकारों ने भी समय समय पर महत्वपूर्ण पहलें की हैं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण आती है आपकी सर्व शिक्षा अभियान जो 2001 में चलाया गया था। ये एक पूर्ण रूप से केंद्र सरकार की पहल थी। और सर्व शिक्षा अभियान क्यों चलाया गया था कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको प्राइमरी एजुकेशन ठीक ठाक तरीके से मिल सके। फिर सर्व शिक्षा अभियान चला दिया, भाई सबके लिए शिक्षा, ये तो व्यवस्था कर दी गई। और एक यहाँ से एक पॉइंट और आप याद रखेंगे कि जो सर्व शिक्षा अभियान था 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा भी इसको पोषित किया गया था। तो अब सबके लिए शिक्षा अभियान तो चला दिया गया, अब बड़ी चुनौती थी सरकार के सामने। वो चुनौती ये थी कि नामांकन कैसे बढ़ाया जाए। अभियान तो हमने चला दिया लेकिन बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे हैं, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन किए जाएं, किस तरीके से एडमिशन किए जाएं। तो उसके लिए 2 कार्यक्रम चलाए गए। एक आपका सेतु पाठ्यक्रम था, एक आपका स्कूल लॉटो शिविर था। ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, तो याद रखेंगे सेतु पाठ्यक्रम किससे संबंधित है, इस तरीके का एक प्रश्न पूछा गया है पीसीएस में। सेतु पाठ्यक्रम संबंधित है प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने से। अब देखिए, नामांकन बढ़ाने के लिए भी जब प्रोग्राम चला दिए गए तो फिर एक और समस्या पैदा हुई कि नामांकन बढ़ाने से ही काम नहीं चलेगा, बच्चे स्कूल में प्रेजेंट भी होने चाहिए। भाई सर्व शिक्षा अभियान, सबके लिए शिक्षा अभियान चला दिया, नामांकन बढ़ाने की भी व्यवस्था कर दी, सेतु पाठ्यक्रम चलाया गया, स्कूल लॉटो शिविर चलाया गया। लेकिन एक सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि नामांकन बढ़ने के साथ भी, नामांकन बढ़ने के बावजूद भी बच्चे कक्षा में उपस्थित नहीं थे। तो बच्चों की उपस्थिति को कैसे बढ़ावा दिया जाए, उसके लिए चलाया गया मिड डे मील। तो मिड डे मील का जो उद्देश्य था वो मुख्य रूप से, या केवल ऐसे नहीं कह सकते आप कि केवल बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने का था। हालांकि बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देना इसके एक उद्देश्यों में शामिल था, लेकिन इसके साथ साथ मिड डे मील का उद्देश्य ये भी था कि जो न्यूट्रिशन लेवल है बच्चों का उसमें भी सुधार किया जाए, पोषण स्थिति में भी सुधार किया जाए। तो कुछ महत्वपूर्ण पहलें हैं जो कि एजुकेशन के मामले में सरकारों के द्वारा समय समय पर चलाई गई हैं। इसके बाद में 12वीं योजना पर बात करते हैं। 2012 में ये चालू हुई, 2012-17 तक इसकी अवधि थी।
ये इसमें हायर एजुकेशन की बात होती है। 18 से 23 आयु वर्ग के जितने भी लोग थे उनके नामांकन में वृद्धि का प्रयास इस योजना के द्वारा किया गया था। तो क्योंकि ये योजना 2012 में चालू हुई थी, 2017 तक थी, तो इसमें एक टारगेट रखा गया कि 2017-18 तक जो 18 से 23 आयु वर्ग के लोग हैं तो हायर एजुकेशन में उनका नामांकन 25.2% तक वृद्धि उसमें की जानी चाहिए और 2020-21 तक 30% वृद्धि का प्रयास इसमें किया गया था। एक डाटा है, यहाँ से आप देखेंगे कि 1951 में जो महाविद्यालयों की संख्या या फिर यूनिवर्सिटीज़ की संख्या की बात की जाए या विद्यार्थियों की संख्या की बात की जाए, शिक्षकों की संख्या की बात की जाए, तो कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे तो 1951 के आसपास महाविद्यालयों की संख्या थी 750, यूनिवर्सिटीज़ थी 30, विद्यार्थी थे 2,63,000, शिक्षक थे 24,000। फिर धीरे धीरे समय बदलता गया, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ के पीछे चल रही हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक है उसको नहीं भूलना है आपको, वो टॉपिक आपको दिमाग में रखते हुए इन चीज़ों को पढ़ना है। वो टॉपिक क्या है हमारा? पीपल एज ए रिसोर्स। पीपल्स को रिसोर्स कैसे बनाया जाएगा? एजुकेशन पर काम किया जाएगा, हेल्थ पर काम किया जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है उस पर काम किया जाएगा, तभी तो पीपल रिसोर्स बन पाएंगे। तो यहाँ पर देखा गया कि 1950-51 से चलते चलते जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए 2016-17 में महाविद्यालयों की संख्या में भी काफ़ी वृद्धि हुई। 2016-17 के डाटा के अनुसार 42,338 महाविद्यालय स्थापित किए गए, ठीक है, टोटल संख्या थी। विश्वविद्यालयों की संख्या 30 से बढ़कर के 795 हो गई। विद्यार्थियों की संख्या में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई और शिक्षकों की संख्या में भी काफ़ी यहाँ पर वृद्धि देखने को मिली। तो ये सारी चीज़ें करी क्यों जा रही हैं सर? ये सारी चीज़ें इसलिए की जा रही हैं क्योंकि लोगों को क्या बनाना है? रिसोर्स बनाना है। शिक्षा देखिए उनको घर पे बैठाने से काम नहीं चलेगा ना। शिक्षा अगर किसी को दी जा रही है, स्किल अगर किसी को दी जा रही है, ट्रेनिंग अगर किसी को दी जा रही है, तो उसका कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन देश में होना चाहिए। लोग रिसोर्स के रूप में काम करने चाहिए। इस वजह से इन सारी चीज़ों पे काम किया गया और ये बात हम पहले ही बात कर चुके हैं कि देखिए कोई भी देश के नागरिक एक रिसोर्स के रूप में खुद को एस्टेब्लिश तभी कर सकते हैं जब उनको एजुकेशन दी जाएगी। तो एजुकेशन के बारे में हमने बात की। उनको अच्छा स्वास्थ्य दिया जाना चाहिए, स्वास्थ्य ढांचा है उसमें सुधार होना चाहिए कि लोग जो हैं वो बीमार कम से कम हों, लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जीवन प्रत्याशा है, वो सुधरे, ठीक है। जो इन्फेंट मोर्टलिटी रेट है, शिशु मृत्यु दर है, उसमें कमी आए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी तो ये किसकी वजह से होंगी? अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से होंगी। तो श्रमिक हो गया या कोई भी कार्मिक हो गया, अगर उसका स्वास्थ्य कैसा है सर? अच्छा है, तो अच्छा स्वास्थ्य वाला कोई भी काम करने वाला व्यक्ति होगा वो अधिक कार्य करेगा, अधिक कार्य करेगा, अधिक प्रोडक्शन करेगा, अधिक प्रोडक्शन करेगा तो अधिक प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियरली ये चीज़ समझ में आ रही है कि किसी भी देश के नागरिक अपने देश के निर्माण में, अपने देश की ग्रोथ में, अपने देश की इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन तभी दे सकते हैं जब वो स्वस्थ होंगे। स्वस्थ होंगे तभी तो काम करेंगे। तो जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी भी देश की सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, प्राथमिकता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कुछ डेटा है कि अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं से जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है। 2014 में ये जो जीवन प्रत्याशा थी 68.3 ईयर्स थी। शिशु मृत्यु दर में कमी हुई है। पहले क्या होता था कि 1951 के आसपास आप देखेंगे तो शिशु मृत्यु दर मैं आपको पहले बता चुका हूँ। शिशु मृत्यु दर में मतलब है प्रति 1000 जीवित जन्मों पर कितने प्रति 1000 जन्मों पर कितने शिशुओं की मृत्यु हो रही है, ठीक है। तो 1951 में क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी ज़्यादा ठीक ठाक नहीं थी, हमारा जो हेल्थ स्ट्रक्चर था वो इतना डेवलप नहीं था, तो 1000 जन्मों पर लगभग 147 बच्चे मर जाते थे पैदा होते। तो इसमें कमी आई है। 2016 में ये संख्या घट करके 34 पे आ गई है। तो ये किसका प्रभाव है? ये अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं का ही प्रभाव है। 2016 में आपने देखा, यहाँ पर डेटा है एनसीईआरटी का, कि अशोधित जन्म दर 20.4 पर आ गई और अशोधित मृत्यु दर 6.4 पे आ गई, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं बेरोजगारी पर, अनएम्प्लॉयमेंट पर। बेरोजगारी को हम कैसे परिभाषित करेंगे? तो एनसीईआरटी हमको बता रही है कि बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है, मतलब अगर आप ये कहेंगे कि भाई बेरोजगारी की स्थिति है, तो किस स्थिति को आप बेरोजगारी की स्थिति कहेंगे? कि जब कोई मजदूरी की प्रचलित दर है, कोई रेट है कि भाई एक श्रमिक को 8 घंटे काम करने के लिए एक दिन में 400 रुपये मिलेंगे। तो ये न्यूनतम मजदूरी दर आप मान करके चलिए कि निर्धारित कर दी कि कोई न्यूनतम मजदूरी दर है। और काम करने के लिए लोगों के अंदर इच्छा भी है, लोग काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सब काम नहीं है।
बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए जो इच्छा करने वाले लोग हैं, इच्छुक लोग हैं, वो काम करना तो चाहते हैं लेकिन उनके लिए काम नहीं है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो इस समय जो स्थिति बनेगी उसको हम बोलेंगे बेरोजगारी। ठीक है। इसके बाद में एक टर्म आता है आपका श्रम बल जनसंख्या। ये पीसीएस प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये इस तरीके से पूछा गया था, कार्यशील जनसंख्या क्या होती है। तो श्रम बल जनसंख्या या कार्यशील जनसंख्या एक ही बात है। तो 15 से लेकर के 59 वर्ष तक की आयु के जितने भी लोग होते हैं उनको श्रम बल जनसंख्या या कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है, याद रखेंगे। अब देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की बात करें या नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की बात करें तो अलग अलग बेरोजगारी के प्रकार यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले से ग्रामीण क्षेत्रों में बात करें तो यहाँ मुख्य रूप से दो तरह की बेरोजगारियाँ देखने को मिलती हैं। एक मौसमी बेरोजगारी, एक प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मौसमी, जैसे कि नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि वर्ष के जितने भी महीने होते हैं उसमें मौसम के अनुसार कुछ महीने लोगों के पास काम नहीं होता है। विशेष रूप से ये एग्रीकल्चरल सेक्टर में देखने को मिलती है। पूरे 12 महीने खेतों में काम नहीं होता है, कुछ विशेष समय के लिए खेतों में काम होता है, और जब खेतों में काम होता है लोगों को रोज़गार मिलता है। लेकिन कुछ समय ऐसा आता है वर्ष में जब 2-3-4 महीने के लिए लोगों के पास काम नहीं होता है, तो वर्ष के कुछ महीने रोज़गार का जो अभाव होता है वो मौसमी बेरोजगारी कहलाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी बिल्कुल सीधे तरीके से समझिए, कोई काम हो रहा है, उस काम को करने के लिए 3 लोगों की आवश्यकता है। ठीक है, कोई भी काम हो रहा है, उस काम को करने के लिए कितने लोग चाहिए? 3 लोग चाहिए। लेकिन वहाँ पर काम कितने कर रहे हैं? 5 लोग कर रहे हैं, 6 लोग कर रहे हैं। तो एक तरह से ये इस प्रकार की बेरोजगारी है कि यहाँ पर आपको लोग बैठे हुए दिखाई नहीं देंगे, काम करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन काम करते हुए भी वे बेरोजगार हैं। ठीक है, जैसे मान करके चलिए वो 3 लोगों का काम था, उसमें 3 लोगों को 600 रुपये मिलने थे, 200 रुपये पर हेड सबको मिलना था। लेकिन उन 3 लोगों के काम में 5 लोग काम कर रहे हैं, भैया हमें भी काम पे लगा लो। तो जो 200 रुपये एक व्यक्ति को मिलना था, अब वो डिवाइड होगा 5 में। ठीक है, तो 600 रुपये जो 3 लोगों को मिलने थे, अब वो 600 रुपये 5 लोगों को मिलेंगे, तो यहाँ पर हेड 120 आएगा। तो जैसे जैसे छोटा सा काम है और उसमें लोगों की आवश्यकता न होते हुए भी लोगों का काम में लगे रहना, ये एक तरह से प्रच्छन्न बेरोजगारी आता है। कहीं कहीं पर इसको अदृश्य बेरोजगारी भी कह देते हैं, क्योंकि ये दिखती नहीं है। लोग काम करते हुए दिखाई देंगे, ऐसा लग रहा है कि सभी के पास रोजगार है, लेकिन कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से वो लोग जो है वो बेरोजगार होते हैं। तो कम व्यक्तियों के कार्य में भी अधिक लोगों का लगे रहना प्रच्छन्न बेरोजगारी आप इसको कह सकते हैं। नगरीय क्षेत्रों में जो बेरोजगारी होती है जनरली वो एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बेरोजगार हैं, उनको पढ़े लिखे होने के बावजूद भी काम नहीं मिल पा रहा है। और ये कंडीशन विशेष रूप से देखने को मिलती है मैट्रिक की तुलना में। जो लोग ग्रेजुएट होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, उन युवकों में जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, शिक्षित बेरोजगारी, और इसके लिए कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से जिम्मेदार है। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे गाँवों की बात करें, शहरों की बात करें, हर कोई व्यक्ति ग्रेजुएट हो जाता है और उसको कुछ नहीं पता ग्रेजुएशन के बारे में। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि काम नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कोई स्किल ही नहीं है, आप मतलब ग्रेजुएट हो गए और ग्रेजुएट होने के बाद भी आपके अंदर इतनी नॉलेज नहीं है, इतनी स्किल नहीं है जो किसी मैट्रिक पास को होनी चाहिए, तो आपको काम मिलेगा कहाँ से, है ना। तो ये कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम भी इसके लिए जिम्मेदार है। इसके बाद में बात करते हैं बेरोजगारी के प्रभाव। जब बेरोजगारी की कंडीशन पैदा होती है तो उससे कहाँ कहाँ किस किस तरह की सिचुएशंस बनती हैं, क्या उसके प्रभाव रहते हैं, क्या उसके इम्पैक्ट रहते हैं। तो सबसे पहले बेरोजगारी के प्रभाव है कि आर्थिक बोझ में वृद्धि हो जाएगी भैया। दूसरा है कि कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारों की निर्भरता ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे मान करके चलिए एक घर है, एक घर में 10 लोग रहते हैं और काम एक व्यक्ति ही करता है। करने का मतलब है कि एक व्यक्ति को ही रोजगार मिल पा रहा है, एक व्यक्ति को ही काम मिल पा रहा है। तो बचे कुचे जो 9 लोग हैं वो किसके ऊपर डिपेंड हुए साहब? इस एक के ऊपर डिपेंड हुए। यही ये दूसरी लाइन कह रही है कि कार्यरत जनसंख्या, तो ये कार्यशील जनसंख्या में आ गया। ठीक है, ये कार्यरत जनसंख्या में आ गया, लेकिन ये जो हैं 9, इनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं कार्यरत जनसंख्या वाले व्यक्ति पर ये जो 9 के 9 लोग हैं वो क्या हैं? निर्भर हैं। तो कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारों की निर्भरता में वृद्धि होती है, किसके कारण? बेरोजगारी के कारण। इसके अलावा स्वास्थ्य स्तर में गिरावट। ठीक है, स्वास्थ्य स्तर में गिरावट क्यों होगी भैया? बेरोजगार है आदमी, बेरोजगार है तो पैसा नहीं आएगा उसके पास, और पैसा नहीं आएगा तो वो क्या करेगा?
वो अच्छी तरीके से खा पी नहीं पाएगा, उसको पूरा पोषण नहीं मिलेगा, और जब पूरा पोषण नहीं मिलेगा तो हेल्थ लेवल है आदमी का गिरता चला जाएगा, स्वास्थ्य स्तर में गिरावट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से बेरोजगारी का एक प्रभाव हमको देखने को मिलेगा। दूसरा कि स्कूल प्रणाली से अलगाव, एजुकेशन भी लगातार महंगी होती चली जा रही है, और अगर आदमी बेरोजगार है तो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा, स्कूलिंग से कहीं ना कहीं उनका जो अलगाव है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये सारे जो प्रभाव हैं ये बेरोजगारी के प्रभाव हैं। और इसी के साथ में आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ आज मैंने जो आपको बताया ठीक तरीके से आपकी समझ में आया होगा। और देखिए, मैं हमेशा से कहता चला आया हूँ, बड़ी मेहनत करके ये कंटेंट मैं आपके लिए बना रहा हूँ। मैं चाहता तो ये सीधे सीधे बुक से भी आपको पढ़ा सकता था, मैंने पिछली क्लास में भी आपको कहा था, लेकिन क्या है कि ना, बुक से सीधा सीधा पढ़ाओ तो फिर मज़ा ही क्या है पढ़ाने का। आपको चीज़ें इस तरीके से प्रेजेंट की जानी चाहिए ताकि आप चीज़ों को रिलेट कर पाएँ, समझ पाएँ। ठीक है, ठीक तरह से चीज़ें आपके दिमाग में जो है सेव हो पाएँ, तो वो ज़रूरी चीज़ें हैं। तो थोड़ा बहुत काम कर लेना चाहिए, थोड़ी बहुत मेहनत कर लेनी चाहिए। इसी वजह से मैं खुद अपने नोट्स बना करके आपको पढ़ाने में विश्वास करता हूँ। और एक और बात है, आप चाहे माने या ना माने, और ये कड़वी सच्चाई भी है, अगर यही चीज़ जो मैं आपको दे रहा हूँ यही किसी बड़े प्लेटफॉर्म से मिल रही होती और इससे भी ख़राब तरीके से मिल रही होती, लेकिन क्या है कि कोई बड़ा प्लेटफॉर्म है वो, ठीक है, उसकी एक पहचान है, उस पर मैन वॉल्यूम ज़्यादा है, मैन पावर उसके पास ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं आप इससे भी ख़राब तरीके से अगर कोई चीज़ कहीं पे भी आपको डिलीवर की जा रही होती तो आप उसको पढ़ते। ठीक है, लेकिन मैं बस आपसे इतना ही कह सकता हूँ और ज़्यादा बात नहीं कर सकता, बस इतना कह सकता हूँ कि अगर आप यकीन करें, जो चीज़ें मैं आपको जिस तरीके से बता रहा हूँ, आप अगर एक बार यूपीपीसीएस के मेंस के क्वेश्चंस को देख लें, यूपीपीसीएस के मेंस के अगर क्वेश्चंस को आप देखेंगे, और मेरी जो एनसीईआरटी, जैसे मैंने पूरी ज्योग्राफी आपको पढ़ाई है, अब इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, जितनी भी एनसीईआरटी ज़रूरी हैं वो सारी एनसीईआरटी मैं आपको पढ़ाऊँगा, इसके अलावा स्टैंडर्ड बुक्स भी आपको पढ़ाऊँगा। तो जो चीज़ें एनसीईआरटी से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप मेंस के क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको ये आभास हो जाएगा सर कि मेंस के आंसर लिखने के लिए एनसीईआरटी मस्ट है, एनसीईआरटी हमको पढ़नी ही पड़ेगी। और क्योंकि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक कठिन सब्जेक्ट मैं इसको मानता हूँ, क्योंकि मेरा भी इंटरेस्ट कभी इसमें नहीं था और मुझे भी ये बहुत कम समझ में आती, धीरे धीरे मैं भी इसका अध्ययन कर रहा हूँ। तो एक चीज़ आप मान करके चलिए कि जब स्टैंडर्ड बुक आप पढ़ोगे इकोनॉमी की, तो वहाँ पर जो छोटी छोटी चीज़ें आएंगी, यहाँ पर जिन छोटी छोटी चीज़ों को एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपको समझाया जा रहा है, ये वहाँ पर डायरेक्टली यूज़ होंगी, और आप उनको तभी समझ पाएंगे जब आप एनसीईआरटी की जो बेसिक्स हैं उनको आप ठीक तरीके से समझ लेंगे। ठीक है, तो इस वजह से एनसीईआरटी थोड़ी सी आवश्यक हो जाती है। अगर आप जितनी भी एनसीईआरटी में आपको पढ़ाता हूँ या पढ़ाऊँगा, उन सभी को आप अच्छी तरीके से करते हैं, तो आप यकीन मानिए कि स्टैंडर्ड बुक्स जब हम पढ़ रहे होंगे तो आप बड़े मज़े से उनको पढ़ रहे होंगे, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे कल फिर एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।